Very good morning to all of you. Yes, this is Nikita here from Learn Next Nursing. From Learn Next Nursing team आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं. ठीक है. इसी के साथ हम शुरू करते हैं सीरीज नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 1. जस्ट गिव मी a minute. Okay. What says question number 1? The nurse caring for a client with a क्लोज्ड हेड इंजरी. ओके, एक नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की जिसको क्लोज्ड हेड इंजरी हुई है, यानी कि वो क्लोज्ड वुंड है, कोई लैसरेटेड वुंड नहीं है, कोई विजिबल इंजरी नहीं है. ऑब्टेन्स एन इंट्राक्रेनियल प्रेशर रीडिंग ऑफ 17 mm of Hg. द नर्स रिकॉग्नाइज्ड दैट. ओके, नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है क्लाइंट की जिसको कि क्लोज्ड हेड इंजरी हुई है, एंड वो क्लोज्ड हेड इंजरी होने की वजह से पेशेंट का आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो 17 mm ऑफ Hg है. तो अब नर्स इस रीडिंग से क्या रिकॉग्नाइज करेगी? ठीक है. पॉइंट नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, द आईसीपी इज एलिवेटेड एंड द डॉक्टर्स शुड बी नोटिफाइड. आईसीपी बढ़ा हुआ है एंड उसने डॉक्टर को बताना चाहिए. सेकेंड, आईसीपी इज नॉर्मल, therefore no further action is needed. जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर 17 mm ऑफ Hg है वो नॉर्मल है, कोई और एक्शन लेने की जरूरत हमें नहीं है. ठीक है. ऑप्शन नंबर थर्ड सेज द आईसीपी इज लो, इंट्राक्रेनियल प्रेशर लो है एंड क्लाइंट नीड्स एडिशनल आईवी फ्लूइड. ठीक है, एडिशनल आईवी फ्लूइड देने की जरूरत है. ऑप्शन नंबर 4, द आईसीडी रीडिंग इज नॉट एज रिलायबल एज द जीसीएस. ग्लासगो कोमा स्केल से, या सॉरी, जितना ग्लासगो कोमा स्केल रिलायबल होता है उतना ही आईसीपी रीडिंग रिलायबल नहीं है. ठीक है. सी, अब नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होता है? सबसे पहली बात, व्हाट इज नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर? इट इज 5 to 15 mm of Hg. According to this 515 mm of Hg, हमको जो क्वेश्चन में 17 mm of Hg दिया है, it is increased. ठीक है. ना ही यहाँ पे ICP reading is not reliable as GCS. ICP is low, no, it is more. ICP is normal, no, it is more. So आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, that ICP elevated है. ठीक है, एंड ऐसे कंडीशन में हमको डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की जरूरत है. ठीक है. कुछ और प्रेशर्स के बारे में बात करेंगे जो पूछे जाते हैं. एक होता है CSF प्रेशर. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर कितना होता है नॉर्मल? 10 to 15 सेंटीमीटर H2O. ठीक है. बट ये जो 10 to 15 सेंटीमीटर H2O होता है, ये कब होता है? व्हेन पेशेंट इज इन लाइंग पोजीशन. ठीक है. एंड यही CSF का प्रेशर होता है 30 सेंटीमीटर H2O. अब ये कब होता है? व्हेन पेशेंट इज इन स्टैंडिंग पोजीशन. तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन CSF प्रेशर होता है, एंड उसकी रीडिंग क्या होती है? सेंटीमीटर H2O. एंड एक और होता है CVP, सेंट्रल वीनस प्रेशर. वो कितना होता है नॉर्मल? 3 to 8 mm ऑफ Hg. एंड ये कुछ ऐसे प्रेशर्स हैं जिनकी रीडिंग एग्जाम में बहुत बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में पूछी गई है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the surface marking of the mitral valve? मिट्रल वाल्व जो होती है हमारे हाथ में, उसका एक्सटर्नल बॉडी सरफेस, मतलब कि अगर आप बाहर से, सॉरी, एक्सटर्नल बॉडी सरफेस में अगर मिट्रल वाल्व की पोजीशन या फिर लोकेशन को अगर आपको लोकेट करना है तो कहाँ कर पाओगे? मींस एग्जैक्टली आपको पूछा गया है पोजीशन ऑफ द मिट्रल सरफेस एक्सटर्नली. ठीक है. ऑप्शन नंबर ए इज बिहाइंड द स्टर्नल एंड ऑफ द लेफ्ट फिफ्थ कोस्टल कार्टिलेज. ठीक है, जो स्टर्नल एंड का पीछे का हिस्सा है वहां पे फिफ्थ कोस्टल कार्टिलेज में. देन बिहाइंड द स्टर्नल एंड ऑफ द राइट फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज. Excuse me. Next is left fourth intercostal space in mid clavicular line and the left third intercostal space in mid clavicular line. इसके लिए ना एक अच्छा सा फॉर्मूला है जिसे आप याद रख सकते हो. ट्रिक है, राइट डाउन. ऑल पीपल एंजॉय टाइम्स मैगजीन. सभी लोग एंजॉय करते हैं टाइम्स की मैगजीन.
ठीक है। ए फॉर होता है एओर्टिक वेल्व, पी फॉर होता है हमारी पल्मोनिक वेल्व, ई फॉर होता है हमारा ओब्स पॉइंट, टी फॉर ट्राइकस्पिड वाल्व एंड एम फॉर मिट्रल वाल्व, जिसको हम हमारी बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे रखना है आपको। सिर्फ एक ही ऐसी वाल्व है जो राइट साइड में लोकेट करती है, दैट इज एओर्टिक वाल्व। ठीक है, एंड ये कहाँ पे लोकेट करती है? सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे। इसको आपको बहुत अच्छे से लिख कर रखना है, नोट करके, एंड इसको याद रखना है। तो जितने भी क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ वाल्व पे आएंगे तो आप इजीली इस चार्ट के अकॉर्डिंग, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब बाकी जितने भी वाल्व्स है वो सब के सब जो है वो लेफ्ट साइड पे रहते हैं, उनका सबका लोकेशन जो है वो लेफ्ट साइड है। ठीक है, अब ये रहते कहाँ है देखो, 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन पूछा गया था मिट्रल वर्ब से रिलेटेड, तो ये सबसे पहली बात तो ये कहाँ होती है? लेफ्ट साइड। सेकेंड थिंग ये कहाँ होती है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो अगर हमको हमारा क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है तो हम ना राइट वाला तो वैसे ही कैंसिल कर दें क्योंकि राइट पे होता ही नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज फोर्थ और थर्ड पे भी नहीं होता है, देन कहाँ होता है? फिफ्थ पे होता है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, एंड वो भी लेफ्ट साइड में। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट external surface marking of the mitral valve is behind the sternal end of left fifth coastal cartilage. Clear? Okay. Next question. A newborn weighed 6 pounds at birth. ठीक है, पाउंड्स में दिया गया है। ठीक है, 6 pounds at birth है। At 2 year of age the infant could be expected to weigh. ओके, आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि 2 साल बाद उस न्यूबॉर्न का वेट कितना हो जाएगा? 14 पाउंड्स, 18 पाउंड्स, 24 पाउंड्स और 30 पाउंड्स। सी, एट बर्थ कितना है? 6 पाउंड्स। डबल कब होता है? एट 5 to 6 months। ठीक है, देन ट्रिपल्स कब होता है? एट 1 year। एंड 4 टाइम्स या फिर क्वाड्रपल्स कब होता है? एट 2 year of age। ठीक है, तो अभी हमको कितना दिया गया है? 6। अब आप 6 into 4 कर दो तो कितना आ जाएगा? 24। यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी आर करेक्ट आंसर। 2 year of age पे उस बेबी का वेट हो जाएगा 24 पाउंड्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A 9-year-old is admitted with suspected rheumatic fever। एक 9 साल का बच्चा है जिसको कि rheumatic fever सस्पेक्ट कर रहे हैं, अभी तक डायग्नोज नहीं किया, बट वी आर सस्पेक्टिंग दैट पेशेंट इज हैविंग अ rheumatic fever। ठीक है, which finding is suggestive of Sindemann's chorea। अब ऐसी कौन सी फाइंडिंग हम उस पेशेंट में हमको मिलेगी जिससे हम ये कहेंगे कि ये सिंडहेम्स कोरिया है? ठीक है, अब पहले हमको बात करनी पड़ेगी सिंडहेम्स कोरिया के बारे में। ये सिंडहेम्स कोरिया जो होता है ये स्पेशली हमको दिखता है चिल्ड्रंस में, मोस्ट कॉमन सीन इन चिल्ड्रंस एज ग्रुप। ठीक है, सेकेंड बात, सिंडम्स कोरिया में क्या होता है ना, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होती है। ठीक है, हैंड्स की हो गई, शोल्डर्स की हो गई, ट्रंक की हो गई, अनकंट्रोल्ड फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे। ठीक है, एंड उनका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि रूमेटिक फीवर का भी होता है।
ठीक है, इसीलिए सिंडम्स कोरिया, सॉरी, हम पेशेंट को सस्पेक्ट तो कर रहे हैं रोमैटिक फीवर, बट ऐसी और कौन सी फाइंडिंग है जो ये बताएगी कि इस पर्सन को सजेस्ट, वी कैन से कि इट इज अ सजेस्टिव केस ऑफ सिंडम्स कोरिया। ठीक है, अब और क्या होता है इसमें, पहली बात कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, देन अब इसमें हमको क्या मिलता है, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स, शोल्डर, ट्रंक, फेशियल एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस। irregular movement of the extremities and facial grimacing, yes ये तो सिंडम्स कोरिया में होता है। painless swelling over the extensor surface of the joint, no ऐसा तो कुछ भी नहीं होता सिंडम कोरिया में। faint areas of red demarcation over the back and the abdomen, no। swelling inflammation and diffusion of the joints, no वो तो rheumatic fever में होता है। ठीक है, अब सिंडम्स कोरिया में होता है uncontrolled irregular movement of the extremities and the facial grimacing, that is uncontrolled facial expression। yeah, okay, next question, which nursing action is most important while caring for a client after cardiac catheterization, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या होगा जब आप एक ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हो जिसका कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है। ठीक है, आप प्रोवाइड करेंगे रेस्ट, आप पल्स चेक करेंगे जो कि डिस्टल है एट द पंक्चर साइट जहां पे उसको पंक्चर किया गया है फॉर द कार्डियक कैथेटराइजेशन, मॉनिटर करेंगे ईसीजी एवरी 15 मिनट एंड ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। सी, पहले बात करेंगे कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए। कार्डियक catheterization is a diagnostic, sorry, confirmatory diagnostic test for coronary artery disease। ठीक है, अब क्या असेस करते हैं हम, असेस पेटेंसी ऑफ कोरोनरी आर्टरी, की कहीं वहां कोई प्लेग एम्बोलिज्म तो नहीं हो गया जिसके वजह से उस पर्टिकुलर पेशेंट के कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो कैथेटराइजेशन होता है, ठीक है, इट कैन बी डन बाय बोथ, राइट साइड भी होता है एंड लेफ्ट साइड कार्डियक कैथेटराइजेशन भी होता है। अब कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो लिख लीजिए। एज ए नर्सिंग ऑफिसर प्री प्रोसीजर क्या रहता है, हमें ये चेक करना है कि क्या डॉक्टर ने मेटफॉर्मिन बिफोर 24 आवर्स बंद कर दी है, स्टॉप मेटफॉर्मिन बिफोर 24 आवर्स, ये हमें चेक करना है। ठीक है, प्रायर टू स्टार्ट और जब हमें आफ्टर द प्रोसीजर ये मेटफॉर्मिन को रीस्टार्ट करना है, वी हैव टू चेक केएफटी। ठीक है, हमको रीनल फंक्शन टेस्ट देखना है बिकॉज वहां पे चांसेस होते हैं कि लैक्टिक एसिडोसिस में पेशेंट ना चला गया हो बिकॉज ऑफ कार्डियक कैथेटराइजेशन। ठीक है, देन पोस्ट प्रोसीजर क्या करते हैं, पोस्ट प्रोसीजर में हमको चेक करना होता है पेरीफेरल और डिस्टल पल्स इन एवरी 30 मिनट्स।
ठीक है, बिकॉज देर इज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोज एम्बोलिज्म, बिकॉज हाइयर रिस्क ऑफ थ्रोम्बोस एम्बोलिज्म। सो बैक टू द क्वेश्चन, क्या करेंगे हम एक ऐसे पेशेंट की केयर करते हुए जिसका कि कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है? यस, वी विल चेक द पल्स डिस्टल टू द पंक्चर साइट। कब कब करेंगे? एट एवरी 30 मिनट्स वी हैव टू डू इट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मूड स्टेबलाइजर विथ एन एंटी सुसाइडल रोल? ऐसा कौन सा मूड स्टेबलाइजर है जिसको एंटी सुसाइडल रोल है? यस, कार्बामेजेपिन, लेमोट्रोजिन, लिथियम एंड वेलपोरेट। यस, लिथियम एक ऐसा मूड स्टेबलाइजर है जिसमें कि एक एंटी सुसाइडल रोल भी है और ये मेनिया का ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ठीक है, ओके, देन सीरम लेवल कितना होता है नॉर्मल? 0.8 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अब हम लिथियम की टॉक्सिसिटी कब कहते हैं? माइल्ड में कितना चला जाता है? मोर देन 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, और अर्लीस्ट सिम्टम क्या होता है यहाँ पे? दैट इज एनोरेक्सिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज द अर्लियर सिम्टम्स ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी? सो इट इज एनोरेक्सिया एंड नोजिया। ठीक है, मॉडरेट कितना हो जाता है? व्हेन इट इज मोर देन 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, एंड यहाँ पे हमको क्या क्या मिलता है? ट्रेमर्स, एटेक्सिया, ट्रेमर्स, एटेक्सिया। अगर आप ऐसे पेशेंट की ईसीजी करते हो तो डिप्रेस्ड टी वेव्स, ब्लड विजन। ठीक है, टिटनेस, टिटानी वाले सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, देन सीवियर में क्या होता है? सीवियर में हमको मिलता है पेशेंट एकदम डीप कोमा में, बिकॉज देर विल बी सीवियर हाइपोटेंशन। मसल फ्लैसिडिटी, ये सारी चीजें हमको दिखती है एग्जैक्टली एट द सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी। ठीक है, अब लिथियम लेवल का असेसमेंट कब करना होता है? 12 टू 14 आवर्स आफ्टर लास्ट डोज। ये भी आपका स्टैंड ऑफ क्वेश्चन बनता है। क्लियर? ओके, द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लशेज इज। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट पूछा गया है हॉट फ्लशेज का। अगर हॉट फ्लशेज हो रहे हैं, हॉट फ्लशेज कब होते हैं? यस, स्पेशली इन द मेनोपॉजल फीमेल्स में। ठीक है, तो अब ट्रीटमेंट क्या करोगे? हॉट फ्लशेस यानी क्या है? बहुत ज्यादा गर्मी लगना, बहुत ज्यादा हीट फील होना। ठीक है, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोजेस्ट्रॉन एडमिनिस्ट्रेशन, ईस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर सीरोटोनिन एडमिनिस्ट्रेशन। यस, हमको गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो होता है फॉर द मेनोपॉजल फीमेल फॉर द हॉट फ्लशेस इज एचआरटी। यू हैव टू गिव हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? हम ईस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं, बिकॉज ईस्ट्रोजन के कम होने के वजह से जो है ये हॉट फ्लशेस फीमेल में होते हैं। दैट्स व्हाई हमको एचआरटी में ईस्ट्रोजन देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हम ईस्ट्रोजन देंगे कैसे? हम ओनली ईस्ट्रोजन देंगे
जिस फीमेल में हिस्टेक्टमी हुई है, ठीक है, जिसका यूट्रस नहीं है, एंड हम ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन कंबाइंड फॉर्म में देंगे जिस फीमेल के पास यूट्रस है। क्यों ऐसा? बिकॉज अगर हमने सिर्फ एस्ट्रोजन दिया, प्रोजेस्टेरॉन रहा ही नहीं, तो एक्सेसिव वहां पे ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होने की वजह से वहां पे एंडोमेट्रियल कैंसर कॉज हो जाएगा। ठीक है, तो और प्रोजेस्टेरॉन अगर हम साथ में देंगे तो जितना वो प्रोलिफरेट करेगी एंडोमेट्रियम, उतना ज्यादा वो शेड ऑफ भी होती जाएगी प्रोजेस्टेरॉन से। ठीक है, इसलिए हमको कंबाइंड फॉर्म में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन देने की जरूरत है टू प्रिवेंट endometrial cancer. Clear? Okay. Next question. When the posterior bladder wall protrudes downwards through the anterior vaginal wall, it is known as. See, अब कैसा होता है ना, posterior bladder wall, पीछे की posterior bladder wall जो है वो protrude हो रही है. Wait, ये हो गया bladder, ये हो गया uterus, एंड ये हो गया रेक्टम. इस तरीके से होता है. ठीक है, पोस्टेरियर ब्लैडर वॉल, ये जो पीछे की ब्लैडर वॉल है, ठीक है, पोस्टेरियर ब्लैडर वॉल, ठीक है, प्रोट्रूड्स डाउनवर्ड्स, नीचे की तरह ये डाउनवर्ड्सली प्रोट्रूड हो रही है थ्रू द एंटेरियर वॉल ऑफ वजाइना. जो सी, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जो पोस्ट ब्लैडर की जो पोस्टेरियर वॉल है, ठीक है, वो प्रोट्रूड हो रही है नीचे की तरफ. ठीक है, एंड ये कैसे नीचे की तरफ सॉरी प्रोट्रूड हो रही है थ्रू द एंटेरियर वजाइनल वॉल. ठीक है, जो वजाइना का स्टार्टिंग का पार्ट है, ठीक है, थ्रू द एंटेरियर वजाइनल वॉल. तो इसे हम क्या कहते हैं? रेक्टोसिल, पायोसिल, सिस्टोसिल और ब्यूबिनोसिल. यस, इट इज सिस्टोसिल, क्योंकि ब्लैडर जो है वो प्रोट्रूड हो रहा है थ्रू द एंटेरियर वजाइनल वॉल. ठीक है, अब ये पायोसिल क्या होता है? व्हाट इज पायोसिल? पायोसिल मतलब प्यूरुलेंट फ्लूइड कलेक्शन इन द टेस्टिकल. प्यूरुलेंट फ्लूइड कलेक्शन इन टेस्टिकल्स. ठीक है, अब ब्यूबिनोसिल क्या होता है? व्हाट इज ब्यूबिनोसिल? इट इज पार्शियल इंग्वाइनल हर्निया. अब ये रेक्टोसील क्या होता है? व्हाट इज रेक्टोसील? रेक्टोसील में क्या होगा कि व्हाट वी कैन से, ये जो रेक्टम का पार्ट है ये प्रोट्रूड होगा, ठीक है, थ्रू द एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना. देन वी विल कॉल इट एज रेक्टोसील. ठीक है, सो दिस वाज रेक्टोसील, पायोसील, सिस्टोसील एंड ब्यूबिनोसिल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A 45-year-old patient who suffers from Prinzmetal angina. Prinzmetal angina को हम और क्या कहते हैं? It is vasospastic angina. ठीक है? It requires a formulation of nitroglycerin (NTG) which has the most rapid onset of action. ठीक है, एक 45 ईयर का पेशेंट है जिसको प्रिंस मेटल एजाइना हुआ है, यानी कि वेजोस्पास्टिक एंजाइना हुआ है, एंड अब उसको हमको नाइट्रोग्लिसरीन देना है. तो हम ऐसा कौन से फॉर्म में नाइट्रोग्लिसरीन उसको देंगे जिससे कि रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन उस ड्रग का आएगा. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशंस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट. हमें एक ऐसा ड्रग देना है, सॉरी, हमें नाइट्रोग्लिसरीन ऐसे फॉर्म में देना है कि उसका जो ऑनसेट है उस ड्रग का वो रैपिड होना चाहिए, एकदम क्विक एंड फास्ट होना चाहिए. तो हम क्या देंगे? ठीक है, हम सबलिंगुअल स्प्रे देंगे, हम सबलिंगुअल टैबलेट देंगे, हम ट्रांसडर्मल पैच देंगे, हम टॉपिकल ऑइंटमेंट देंगे. सी, ट्रांसडर्मल पैच ऑलवेज टेक टाइम, टॉपिकल ऑइंटमेंट ऑलवेज टेक टाइम. अब दो बच गए, सबलिंगुअल टैबलेट एंड सबलिंगुअल स्प्रे. ठीक है, सबलिंगुअल टैबलेट की हम बात अगर करते हैं तो ये टाइम लेता है 1 to
3 minutes टू एक्ट, ठीक है। एंड सबलिंगुअल स्प्रे कितना टाइम लेता है? लेस देन 1 minute। तो यहाँ पर हम देंगे सबलिंगुअल स्प्रे फॉर द रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। बट ये जो सबलिंगुअल टैबलेट होता है, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड, मोस्ट कॉमन यूज और मोस्ट कॉमन प्रिफरेबल फॉर्म। हम यूजुअली टैबलेट फॉर्म ही पेशेंट को देते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है एंटीजी का? अगर हमने किसी पेशेंट को एंटीजी की गोली दे दी, ठीक है, तो उसका सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? हाइपोटेंशन। और सबसे पहला साइन क्या होता है? इट इज हेडेक। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। For how long can freshly expressed breast milk be stored at room temperature? आपसे पूछा गया है कि EBM जो है एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क उसे हम कितने टाइम पीरियड तक रूम टेम्परेचर पर स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। 4 hours, 6 hours, 12 hours और दी 2 hours। सी, at room temperature you can store for 6 to 8 hours, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में अगर आप रख रहे हो स्टोर करके, लाइक एनआईसीयू के बेबीज के लिए, दैट यू कैन स्टोर फॉर 24 hours, ठीक है। और अगर आपने उस मिल्क को फ्रोज करके रखा है, आपने उसको बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक यूज करना चाहते हो, तो यू कैन फ्रोज इट -20 डिग्री सेल्सियस पे एंड यू कैन यूज इट फॉर 3 months। स्टोर करके रख सकते हो फॉर 3 months। एंड ये तीनों ही पैरामीटर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो हम एट रूम टेम्परेचर कितना टाइम पीरियड के लिए स्टोर कर सकते हैं? एट 6 to 8 hours, ठीक है। सो 6 hours के लिए यू कैन स्टोर एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क एट द रूम टेम्परेचर। क्लियर? ओके, थैंक यू। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। एंजॉय योर दिवाली। थैंक यू।